बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूँ हैदर हयात ख़ान। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान वैसे तो इस वक्त जंगबंदी है, लेकिन हम देख रहे हैं कि माहौल इसमें मुसलसल टेंशन्स में इजाफ़ा हो रहा है। अफ़गान सरज़मीन मुसलसल पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है। कल FC हेडकोार्टर्स पेशावर में दहशत गर्दों ने हमला किया। एक दहशत गर्द ने ख़ुद को गेट पर धमाके से उड़ा लिया, बाकी दो को एलिमिनेट किया पाकिस्तान के बहादुर जवानों ने। और तीनों दहशत गर्दों का ताल्लुक़ जो है वो अफ़गानिस्तान से बताया जा रहा है। तो ये जो स्पाइक है टेररिज्म की पाकिस्तान में, और इसमें अफ़गानिस्तान की सरजमीन का जो इस्तेमाल है, इस पर प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे कि कैसे इस माहौल को बेहतर किया जा सकता है। अफ़गान तालिबान को अफ़गानिस्तान में बरसर इक़्तिदार आए तकरीबन 4 साल हो चुके हैं। इन 4 सालों में बावजूद इसके कि उन्होंने कई मरतबा पाकिस्तान को ये कमिटमेंट्स दी कि अफ़गान सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ या दुनिया के किसी दूसरे मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी, लेकिन ये सब कुछ हो रहा है और अब टेंशन्स पाकिस्तान और अफ़गान रजीम के दरमियान भी बढ़ती जा रही हैं। फिर हम ये देख रहे हैं कि भारत की जो फ़िज़ाइया है उसका सबसे बड़ा दुश्मन खुद मूडी बना हुआ है, और गैर मयारी इंजन्स जो हैल ने तेजस को दिए। और रिसेंटली हमने दुबई एयर शो में देखा कि दुबई एयर शो की तारीख में पहली मरतबा एक क्रैश हुआ, और ये भारतीय साख्ता तैयारा तेजस था, जिसके ऊपर भारत को बड़ा गुरूर है कि ये भारत ने खुद बनाया है। और उसके बरक्स पाकिस्तान का जो JF-17 थंडर है उसके जो है वो काफ़ी पजीराई मिली। लेकिन सवाल ये है कि भारत की फ़िज़ाइया जो है वो क्यों खुद अपने पायलट्स की जान की दुश्मन बनी हुई है। और भारतीय एयर चीफ अमरप्रीत सिंह जो रिसेंटली पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ मई में, जिसमें पाकिस्तान ने इबरतनाक शिकस्त दी भारत को, उसके बाद से मुसलसल झूठ बोल रहे हैं। और अब भारत के अंदर कुछ लोग ये बातें कर रहे हैं कि शायद अमरप्रीत सिंह के खिलाफ भारत की फ़िज़ाइया के अंदर कोई बगावत हो सकती है। इस पर भी प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। फिर बात करें सरक्रीक के इशू के ऊपर। हमने देखा पहले राजनाथ सिंह की एक स्टेटमेंट सामने आई, और सरक्रीक के बाद हमने देखा कि त्रिशूल के नाम से भारत की जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, भारत की आर्म्ड फोर्सेस हैं, उन्होंने एक तवील एक्सरसाइज की गुजरात और राजस्थान में। और अब भारत के वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने एक मरतबा फिर सिंध से मुतल्लिक बात की है कि सिंध को वो खुदा न खास्ता मुस्तकबिल में भारत का हिस्सा हो सकता है। तो भारत क्यों मुसलसल अब इसी बेल्ट की तरफ तवज्जो दे रहा है? क्या भारत पाकिस्तान के खिलाफ ये महाज इस तरफ से इस मरतबा खोलने की कोशिश कर रहा है? इस पर भी प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। और इसके लिए प्रोग्राम के पहले हिस्से में मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर डिफेंस एनालिस्ट एयर मार्शल रिटायर्ड अरशद मलिक साहब। बहुत शुक्रिया सर, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सर, सबसे पहले तो एक कंपैरिजन ड्रॉ करते हैं पाकिस्तान और भारत की फ़िज़ाइया के दरमियान में। कुछ डॉक्यूमेंट्स स्टडी कर रहा था कि जितनी भी कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं पाकिस्तान और भारत के दरमियान में, सब में पाकिस्तान की एयरफोर्स अल्हम्दुलिल्लाह उसका गलबा रहा है। 65 हो, फिर कारगिल में, आगे हम 2019 का जो कॉन्फ्लिक्ट था, 2025 में जो कुछ हुआ, मतलब दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान की फ़िज़ाइया ने अपना गलबा जो है वो तारीख किए रखा है। सर, सबसे पहले तो बताइएगा वजह क्या है? 3 गुना बड़ी हमसे फ़िज़ाइया है भारत की, बावजूद इसके अल्हम्दुलिल्लाह हर मरतबा हमारी फ़िज़ाइया कैसे जो है उसकी डोमिनेंस रही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ा दिलचस्प टॉपिक है, बिकॉज आजकल बात ही ये हो रही है। तो देखिए, 1932 से हिंदुस्तान की एयरफोर्स का एज सच आगाज होता है जी। और आज भी अगर आप देखें तो जनूबी एशिया में ये काफी मुतवाजन और बड़ी एयरफोर्सेस में गिनी जाती है। भारत की कौमी सलामती का इन्हिसार बहुत ज्यादा इसी एयरफोर्स पे है। आर्मी और नेवी को भी अपनी तवज्जो तो देते हैं कल्चरली, लेकिन जो बात आपने बताई, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, न सिर्फ अभी बल्कि 65 से अगर आप शुरू करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपनी स्किल्स की बदौलत ये साबित किया कि हम अल्हम्दुलिल्लाह उनसे बहुत बेहतर है। अल्हम्दुलिल्लाह। अब उसकी देखें वजूहात भी होती हैं, ऐसी तो नहीं हो जाता, फ्लूक भी नहीं लगता। तो मेरे ख्याल में सबसे बड़ी बात जो है ना, वो माइंडसेट की बात है। अल्हम्दुलिल्लाह जब से हम देख रहे हैं, जिन लोगों को हमने देखा या हमसे पहले जो दोस्त, जो हमारे उस्ताद मोहतरम थे और जो हमारे पायलट्स थे, पाकिस्तान एयरफोर्स का एक माइंडसेट जो रहा है वो हमेशा से स्किल्ड बेस्ड रहा। यानी स्किल्ड ओरिएंटेशन जो थी उस पर बहुत जोर दिया गया। जब आप स्किल की बात करते हैं तो वो तभी हासिल हो सकती है अगर आप ट्रेनिंग पे जोर दें। तो मेरे ख्याल में एक कल्चर जो था, स्किल ओरिएंटेशन, ट्रेनिंग, एक्सपर्टीज,
और फिर ऑब्वियसली जिन इक्विपमेंट पे आप काम करते हैं उन पे जब आप मास्टरी कर लेते हैं, उसकी वजह से फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां भी फरमाते हैं और कामयाबियां भी फरमाते अच्छा सर, ये बताइएगा, आपने ये जो 65 का जिक्र किया, मैं देख रहा था, आप ज़रा बता भी दीजिएगा कि अगर मेरे पास जो मालूमात है वो गलत है। 65 में भारत के पाकिस्तान ने 104 तैयारे गिराए, जबकि पाकिस्तान के 19 एयरक्राफ्ट जो हैं वो पाकिस्तान ने उस जंग में पाकिस्तान को उनका नुकसान हुआ। फिर मैं 71 का देख रहा था कि 71 में कुछ मिक्स्ड रिपोर्ट्स हैं, 45 टू 65 इंडियन एयरक्राफ्ट से जो पाकिस्तान ने गिराए। फिर उस जंग के हालात भी सबको उसका अंदाज़ा है, और पाकिस्तान के तकरीबन 42 एयरक्राफ्ट जो हैं उस जंग में पाकिस्तान ने जो है वो उनका नुकसान हुआ। फिर कारगिल में अल्हम्दुलिल्लाह हमने ही भारत के जहाज़ गिराए, भारत हमारा कोई जहाज़ नहीं गिरा सका। 2019 का जो कॉन्फ्लिक्ट था उसमें भी हमने उनके 2 जहाज़ गिराए, अभी भी हमने उनके 7 जहाज़ जो है गिराए, इंक्लूडिंग 4 रफाल्स। तो ये नंबर्स, एक तो मैं ठीक बता रहा हूँ आपको? देखें, जब भी आप दो जंगें होती हैं दो मुल्कों के दरमियान, तो जब आप क्लेम्स और अवार्ड्स में जाते हैं उस पर कॉन्फ्लिक्ट होता है। जी। हमेशा हर मुल्क की, हर फिजाइया की, हर फोर्स की ये ख्वाहिश होती है कि वो नंबर्स ज्यादा करें, और फिर जब वो अवार्ड्स होते हैं, तो हमारे यहाँ अवार्ड्स का क्राइटेरिया बड़ा स्ट्रिक्ट है। अवार्ड्स, आपको पता है कि कुछ हमारे वीडियो रिकॉर्ड होते हैं, कुछ हम जो ग्राउंड पे शवाहिद मिलते हैं, अगर वो शवाहिद ये साबित करें कि वो जहाज का मलबा इधर गिरा है, फिर उस मलबे को सब्सटेंशिएट करने के लिए जो लोकल अथॉरिटीज होती हैं उनकी गवाहियां होती हैं, तो एक बड़ा मजबूत सिस्टम है। तो अगर आप ये जितने नंबर्स आप बता रहे हैं, इसमें मैं ये मानने में कोई ऐसी हकीकत नहीं है कि इसमें नंबर में थोड़े से ज्यादा तो हैं, लेकिन बाय एंड लार्ज जितने भी इनकाउंटर्स हुए उसमें अल्हम्दुलिल्लाह पाक फिजाइया ने अपनी बर्तरी साबित की, और उतने ही और हिंदुस्तान की एयरफोर्स क्लेम के बावजूद उस नंबर में हमसे हमेशा पीछे रही, बावजूद इसके कि उनके पास हुजम ज्यादा था, उनके पास नंबर ज्यादा थे। वो एक बहुत बड़ी एयरफोर्स है और एक बड़ी एयरफोर्स थी। एक के मुकाबले में 4 का मुकाबला था, एक के मुकाबले में 3 का मुकाबला था, लेकिन आपकी जो फनी महारत थी, जो आपकी तरबियती मेयारात थे, आपका जो मेरिट था, और जो काबिलियत के लिहाज से आपकी जो स्किल फाइटिंग थी, वो अल्हम्दुलिल्लाह उसको वो आज तक मैच नहीं कर पाए। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, ये बताइएगा, कितना अहम होता है कि जिस मशीन को आप फ्लाई कर रहे हैं वो उसमें इंजन्स किस तरह के हैं, और उस सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखा जाता है? क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि तेजास जो अभी रिसेंटली दुबई एयर शो में भारतीय जहाज़ गिरा भी, उससे पहले भारतीय एयर चीफ अमरप्रीत सिंह जो हैं वो कह चुके हैं कि इसके इंजन्स के ऊपर उनको डाउट है, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि भारत ने अपनी फ़ज़ाइया को पहले MiG-21 जो है फ्लाइंग कॉफिन, और अब ये तेजस जो है इसके ऊपर भी उनका डाउट था, बावजूद इसके उन्होंने अपने पायलट्स को कहा जी कि जाएं और अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में डालें। आपने बहुत गहरा सवाल किया और काफी बड़ा सवाल है। मैं इसका एक मुख्तसर जवाब ये दूं तो आप ये याद रखिएगा कि जब भी कोई फाइटिंग फोर्स होती है, उसके जो मुज़म्मरात होते हैं, जो उसके जो कुछ पॉलिसी की खदोखाल होते हैं, उसमें उसका जो ऑपरेशनल स्ट्रक्चर होता है, उसकी बुनियाद इस तरह होती है कि उसका ऑपरेशनल ओरिएंटेशन क्या है, उसका ऑपरेशनल तजर्बा क्या है, उसकी ऑपरेशनल फिलॉसफी क्या है, उसने हालिया और आने वाले दिनों के लिहाज से अपने आप को किस तरह से तैयार किया हुआ है। अब जब आप किसी भी जहाज को सिलेक्ट करते हैं तो उसमें आप ये देखते हैं कि मैंने इस जहाज को किस एडवर्सरी के तौर पे के लिए इस्तेमाल करना है, इसमें क्या वेपन्स होने चाहिए, या मैं अगर एक ही लफ्ज कह दूं क्या सलाहियतें होनी चाहिए, उसकी बेस पे आप उस जहाज को, उस मशीन को सिलेक्ट करते हैं। उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जब वो मशीन सेलेक्ट करते हैं तो आप देखते हैं कि उसका रिलायबिलिटी फैक्टर क्या है, आप ये देखते हैं कि उसका जो इंजन है, खास तौर पे जो उसके ऑन बोर्ड इक्विपमेंट है आजकल के दौर में, जैसे एवियोनिक्स हैं या वेपन्स हैं, वो कैसे हैं, उनकी सलाहियतें क्या हैं और उनकी आपस में इंटीग्रेशन क्या है। फिर उस इंटीग्रेशन को पायलट हैंड एबिलिटी किस तरह से मास्टर करेगा और किस तरह इस्तेमाल करेगा। ये वो बुनियादी छोटी सी चीजें मैं अगर मुख्तसरन बता दूं। अब जिस तरफ आपने इशारा किया, अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक फैसला किया कि हम भी अपना एक इंडिजिनस प्रोडक्ट लेके आएंगे जिसका नाम जॉइंट फाइटर एयरक्राफ्ट था, JF-17 थंडर, प्राइड ऑफ द नेशन। हमने अल्हम्दुलिल्लाह उसको डिक्लेयर किया। उसकी तैयारी में पहले हमने सोचा कि हम इसमें वेस्टर्न टेक्नोलॉजी लेके आए,
बिकॉज इसमें दो बातें बिल्कुल क्लियर हैं। पहली बात कि वेस्टर्न R&D बहुत बेहतर है। फिर जिस वक्त हमने ये प्रोजेक्ट शुरू किया उस वक्त वेस्टर्न टेक्नोलॉजी और चाइनीज टेक्नोलॉजी में एक ह्यूज गैप था। बिल्कुल ठीक। बट मैं दानिशमंदाना फैसला करार दूंगा अपनी उस वक्त की लीडरशिप को, जिन्होंने ये फैसला किया कि अगर हम दोबारा वेस्ट में चले गए तो हमारी डिपेंडेंसी वेस्ट पे रहेगी और हमें वही सैंक्शंस हिट करेंगी जिसकी वजह से हम इस फैसले की तरफ जा रहे हैं। अब इसी फैसले को अगर आप हिंदुस्तान की तरफ ले आए, उन्होंने जब ये फैसला किया अपने तेजाज आने के लिए, तो ये याद रहे कि हमसे वो बहुत पहले इस फील्ड में आ चुके थे। उन्होंने 2 से 3 कोशिशें करके इंडिजिनस जहाज बनाने की कोशिश की थी, बट बदकिस्मती कि वो कोई भी कामयाब प्रोडक्ट नहीं था। सो तेजस के ऊपर उन्होंने अपनी सलाहियतें इस्तेमाल करने की कोशिश की और उन्होंने फैसला किया कि जो इंजन होगा वो हम अमेरिकन लेंगे। अब अमेरिकन इंजन और रशियन इंजन या अमेरिकन इंजन और चाइनीज इंजन में जाहिर है जमीन आसमान का फर्क है। दूसरा उन्होंने फैसला किया हम रडार लेंगे इसराइल से। तीसरा उन्होंने फैसला किया कि हम वेपन्स भी इसराइल और दूसरे मुल्कों से लेके इनको इंटीग्रेट करेंगे। अब मसला कहां पे आया? तेजाज के सिलसिले में मसला ये आया कि जो इंजन उन्होंने सिलेक्ट किया वो F-18 हॉर्नेट का इंजन था। उसको इन्होंने इंप्रूव किया, मॉडिफाई करवाया अपने तेजाज के लिए। बट मैं शायद ये बात कहने में हक बजाना हूं कि उनके यहाँ जो ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर था, जो कंट्रोल ऑफ डिजाइन था, जो कंट्रोल ऑफ सिस्टम था, वो इतना इफेक्टिव नहीं था जितना कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एयरफोर्स को था। पाकिस्तान एयरफोर्स ने इस प्रोजेक्ट के लिए जो टीम बनाई, जो स्ट्रक्चर बनाया, उसके ऊपर अपनी कंट्रोल रखी और ये कोशिश की कि जो फैसला साजी है वो इंतहाई मुस्तैद हो, इंतहाई मरबूत हो और उस पर पाकिस्तान एयरफोर्स का कंट्रोल रहे। मैं यहाँ पे एक बात बताना चाहूंगा, ऑल्दो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बड़े मजबूत तरीके से काम करते हैं, बट जब हमें दुनिया के जो माहिर अमूर हैं हवाबाजी के, वो पाकिस्तान एयरफोर्स को कहते हैं कि ये स्किल्ड एयरफोर्स है, या दूसरे नाम पे कहते हैं ये थिंकिंग एयरफोर्स है, तीसरा वो कहते हैं ये पायलट ओरिएंटेड एयरफोर्स है। देखिए उसमें बहस तो की जा सकती है, लेकिन उसका फायदा ये हुआ कि जो पायलट एबिलिटी थी, जो पायलट इन्वॉल्वमेंट थी, जब हमने JF-17 को सिलेक्ट किया तो हमने जो इंजन सिलेक्ट किया, जो हमने रेडार सिलेक्ट किया, उसमें पायलट्स की इनपुट, इंजीनियर्स की इनपुट बहुत ज्यादा थी। जबकि जब आप वेस्ट से लेके आते हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया, आज तक तेजाज के इंजन का मसला हल नहीं हुआ। नॉट ओनली उसकी ऑपरेशनलिटी बल्कि उसकी सप्लाई चेन के बहुत सीरियस मसाइल हैं। सिमिलरली उनके इंटीग्रेशन के आज तक बड़े सीरियस मसाइल हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने उस वक्त ये कहा कि हम अपना मयार आहिस्ता आहिस्ता बुलंद करते चले जाएंगे। पहला हक हम अपने इंजीनियर्स को देंगे, अपने पायलट्स को देंगे कि वो मिलके इसको सोचें, कंसीव करें, ड्राइंग बोर्ड पे लेके आएं और फिर इसको प्रैक्टिकल में लेके जाएं, जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह JF-17 में जो इंटीग्रेशन है, जो रेडार सिलेक्शन है, वो तेजाज के मुकाबले में बहुत बेहतर है। और वो चैलेंजेस जो आज तेजाज को फेस करने पड़ रहे हैं, सप्लाई में, सपोर्टेबिलिटी में, मेंटेनेबिलिटी में एंड एडहेरिंग टू द टाइमलाइंस में, वो अल्हम्दुलिल्लाह JF-17 को इनकाउंटर नहीं करने। तो सर ये सारी चीज़ें डेफिनेटली मतलब जो पायलट्स हैं उन्होंने चीज़ों को स्टडी किया होता है, उनको अंदाज़ा होता है कि हम अब जिस मशीन को हमने फ्लाई करना है मतलब ये किस तरीके से बनी है, और इसकी जिस तरह आपने कहा कि रिलायबिलिटी, ये फैक्टर भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको नहीं लगता कि इसका एक बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट भारतीय फ़िज़ाइया में उनके पायलट्स पर भी जा रहा है? एक तो उनकी लीडरशिप, एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह, वो मुसलसल मार्का हक में जो भारत को शिकस्त हुई उससे मुतालिक झूठ बोल रहे हैं, और भारतीय पायलट्स तो आई एम श्योर जानते हैं कि पाकिस्तान ने क्या सलूक किया, क्या हशर किया भारतीय फ़िज़ाइया का। सेकेंडली फिर उनको वो मशीन्स दे दी उड़ाने के लिए जिनके इंजन्स के ऊपर खुद उनको एतमाद नहीं है। देखिए 2-3 बातें याद रखिएगा। पहली बात तो यह है कि आप हमेशा सबक सीखते हैं तारीख से। हमने तारीख से यह सबक किया कि अगर आप वेस्ट के ऊपर कंप्लीट डिपेंडेंसी रखेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ सकेंगे। दूसरी बात, आपने ये सबक सीखा कि हमने वो काम करना है जिस पे हमें अपनी महारत होगी, हम इन्वॉल्व होंगे। जितना हम अच्छी तरह अपने सिस्टम को समझेंगे, जितना ज्यादा हमें उस पर अबूर होगा, उतना ज्यादा हमें उसमें फायदा होगा। तीसरा, मेरे ख्याल में जो बुनियादी फर्क पाकिस्तान और हिंदुस्तान की एयरफोर्सेज में है वो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह जब पाकिस्तान एयरफोर्स ने अमेरिकन टेक्नोलॉजी को ऑप्ट किया
तो हमने उस अमेरिकन टेक्नोलॉजी को कंसिस्टेंटली ऑपरेट किया। पहले हमारे पास बॉम्बर्स थे, फिर F-36 था, फिर स्टार फाइटर्स थे, फिर जब आपके पास F-16 आए तो उस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह आप अपनी ये कहें कि आप काबिलियत और सलाहियतों की मेराज पे थे। फिर आपने इसी से पहले आपने फ्रेंच टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया और उसको आपने एब्जॉर्ब किया। अब जो आपका एक्सपोजर फ्रेंच टेक्नोलॉजी और जो आपका अमेरिकन टेक्नोलॉजी पे था, आपने उस इम्तजाज के साथ आगे बढ़ के ये फैसले किए कि हमने अपने ट्रेनिंग फिलॉसफी क्या बनानी है, हमने अपनी प्रोडक्शन फिलॉसफी क्या बनानी है। जबकि दूसरी तरफ बदकिस्मती से हिंदुस्तान की एयरफोर्स रशियन टेक्नोलॉजी पे इंहिसार करती रही और इसमें कोई मानने में कोई अमर माने नहीं है, कोई इसमें सुबकी की बात नहीं उनके लिए कि रशियन टेक्नोलॉजी का वेस्ट की टेक्नोलॉजी से कोई मुकाबला नहीं था। जो रशियन प्रैक्टिसेस थी वो आज भी हिंदुस्तान की फिजाइया में नजर आती हैं। जब आप देखते हैं कि तेजा में फ्यूल लीक है, हाइड्रोलिक लीक है, वाटर लीक है या व्हाटएवर, सो आप उसमें उस कल्चरल फिलॉसफी के तहत शॉपर्स रखते थे, जबकि पाकिस्तान एयरफोर्स में आपको इस तरह के चीजों पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करने की इजाजत दी जाती। सो जो वेस्ट ने हमें सिखाया उसको हमने अडॉप्ट किया, उसको हमने अपने कल्चर के अंदर डवटेल किया और वही कल्चर हम आगे लेके बढ़े जब हमने चीन के साथ ये फैसला किया। तो अब अगर आप दो चीजें बड़ी प्रोनाउंस देखें, अदर देन स्किल्ड, अदर देन योर जज्बा, अदर देन ईमानी कुव्वत, अदर देन अल्लाह ताला की जो खास ताईद होती है, उसके अलावा अगर आप देखें तो जो ट्रेनिंग कल्चर है, जो मेंटेनेंस कल्चर है, वो एक दर्द सर की हैसियत रख चुका है इंडियन एयरफोर्स की लीडरशिप के लिए और वो कल्चर फिर आपकी प्रैक्टिसेस में आ जाता है। और मैं एक बड़े एहतराम के साथ हिंदुस्तान की एयरफोर्स के लिए, जो कि ऑपरेशनल एयरफोर्स है, हमें उनका पूरी रिस्पेक्ट है, इज्जत है, लेकिन उनका जो सुपरवाइजरी लेवल है वो भी उतना एक्टिव और उतना इन्वॉल्व नहीं मुझे नजर आता जितना कि अल्हम्दुलिल्लाह पाक फिजाइया के लीडरशिप की इन्वॉल्वमेंट होती है, या जो सुपरवाइजरी कल्चर है, डिसिप्लिन डिसिप्लिन बहुत बड़ी बात होती है। अगर आप 2019 की बात करें तो जो अभिनंदन वॉयलेट करके हमारी स्पेस में आता है तो उसके यहाँ डिसिप्लिन मुझे नजर नहीं आता। सिमिलरली अगर आप 2025 में भी बात करते हैं तो मुझे वहां पे सुपरवाइजरी कैजुअलिटी नजर आती है। फिर जो तेजस में अगर मैं देखूं, मुझे उसमें भी इट इज टू अर्ली टू प्रोटेक्ट, बट मुझे उसमें थोड़ा सा सुपरवाइजरी का लेवल भी नजर आता है, जिसकी वजह अगर आप ट्रेस बैक करें, जो कि बहुत बड़ी एनालिसिस की बात है, तो ये कल्चर था जो कि कल्चर उधर उस तरह डेवलप नहीं हुआ जिस तरह के पाक फिजाइया में अल्हम्दुलिल्लाह डेवलप हुआ। बिल्कुल ठीक सर। मैं वैसे तो अब चाह रहा था कि हम 2019 और 2025 में जो पाकिस्तान और भारतीय फ़ज़ाइया का आमना सामना हुआ उसको डिस्कस करते, लेकिन वक्त मेरे पास कम है, उसको फिर किसी दिन डिस्कस करेंगे। सर, ये राजनाथ सिंह भारत के डिफेंस मिनिस्टर पहले सर क्रीक से मुतल्लिक एक बयान देते हैं, फिर हम देखते हैं कि भारतीय मिलिट्री की जो जॉइंट एक्सरसाइजेज होती हैं त्रिशूल के नाम से, वो भी साउथ की बेल्ट में होती हैं। अब एक मतबा फिर उन्होंने सिंध से मुतल्लिक एक स्टेटमेंट दी है और हमने ये देखा कि जिस वक्त मई में कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो साउथ साइड जो है वो भारत की काफ़ी कमज़ोर थी। अब आपको लग रहा है कि भारत अगर कोई शरारत करता है तो वो उसका आगाज साउथ से करना चाहेगा? पहले तो बात इसको लेट्स रिजॉल्व इट। ये बड़ी बदकिस्मती की बात है। देखें, मैं अगर फौज का हूं तो मेरी एक अप्रोच डिफरेंट होगी। मैं हमेशा जंग की बात करूंगा, बिकॉज मैंने सीखा ही ये है कि मैंने जाके जंग लड़नी है, अपने आप को तैयार करना है। जो पॉलिटिकल लीडरशिप होती है, जो स्टेट्समैनशिप होते हैं, जो स्टेट्समैन एटीट्यूड होता है, जो कि हमारे मुल्क को चलाते हैं, उनमें एक पुख्तगी, एक दिमागी उनकी सतह बहुत बेहतर नजर आनी चाहिए। बट बदकिस्मती से जब उनको सियासी महाजों पे सुख्ती का सामना करना पड़ता है या वो उसमें कोई पॉइंट स्कोरिंग करना चाहते हैं तो वो उसमें अपनी डिफेंस को ले आते हैं और जो उनकी महाजराई की सोच है, जो हिंदुआता सोच है, ये उसको गालिब ले आते हैं। तो इनका ये बयान बड़ा ही बचकाना, बड़ा ही बौखलाहट का सबूत दे रहे हैं कि एक जगह जब आपको 2 दफा आप पे मोहर सख्त हो चुकी कि आप पाक फिजाइया का मुकाबला नहीं कर सकते, तो बजाय आगे सोचने के, पुख्तगी के साथ सोचने के, मैच्योरिटी लेवल को मजीद लेके आए, आप जंगी जुनून की बातें करते हैं। अब आप आ जाते हैं साउथ की तरफ। मैं आपसे बिल्कुल इत्तफाक करता हूं। मेरी अपनी राय यह है कि ये साउथ में साउथ सर करीब की तरफ से या किसी और इसी तरह के एक वेंचर करने की कोशिश में शायद
गलती करने में सोच रहे हैं, जिसमें मेरा अपना ज़ाती राय है कि ये शायद कुछ जगह पे कब्ज़ा करके बाद में नेगोशिएट करके ले और दे की बात करेंगे, तो डेफिनेट। लेकिन मैं फिर एक आपको बात बड़ी क्लियर बताना चाहता हूँ कि हम भी साउथ की तरफ से कोई इतना गाफिल नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जो J-17 की सलाहियत है, वो अभी उस तरह आश्कारा नहीं हुई। जी जी। अगर उनके चीफ ऑफ डिफेंस ये कहते हैं कि अभी तो गेम जमी ही नहीं थी, तो ये मैं भी ये बताना चाहूंगा कि साउथ की तरफ से भी पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस ने अभी गेम जमाई ही नहीं थी। आपके जो वल्नरेबिलिटी साउथ में है, वो हमारे मुकाबले में कहीं ज्यादा है। वन सेकंड, जो हमारी अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त साउथ में खास तौर पे ए टू सी की रीच है, और खास तौर पे जो हमारी कोऑर्डिनेशन और हम आहंगी पाकिस्तान नेवी के साथ है, वो शायद अभी इन पे आश्कारा नहीं हुई। इसलिए मेरी इनसे रिक्वेस्ट यही है कि वो इस तरफ से कोई ऐसा मिस एडवेंचर करने की ना सोचें। अव्वल तो ये बातें ठीक ही नहीं है, हमें जंग की बात नहीं करनी चाहिए, हमें मुल्क की तरक्की, इक्तसादी तरक्की और अमन की बातें करनी चाहिए। लेकिन अगर इन्होंने कोई इस तरह का मिस एडवेंचर करने की कोशिश की, ये यकीन रखिएगा कि पाक फिजाइया और पाकिस्तान नेवी मुंह तोड़ जवाब भी देंगी और इनके लिए ऐसा सरप्राइज लाएंगे इंशाअल्लाह कि ये अपने विक्रांत को और ज्यादा पीछे ले जाएंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सर, आपने प्रोग्राम के काला नाज़रीन एयर मार्शल रिटायर्ड अरशद मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे। जिस तरह भारतीय आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र त्रिवेदी ने रिसेंटली एक स्टेटमेंट में कहा कि जो मई का कॉन्फ्लिक्ट था उसमें तो अभी ये ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है, तो एयर मार्शल अरशद मलिक साहब ने भी क्लियरली बता दिया कि जो JF-17 थंडर्स ने आपके साथ किया वो भी ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। प्रोग्राम में एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे अफ़गानिस्तान से मुतल्लिक। जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के हालात मुसलसल कशीदा होते जा रहे हैं, क्या ये टेंशन का माहौल, इसमें कोई बेहतरी आ सकती है या नहीं? ब्रेक के बाद इसको डिस्कस करते हैं, कहीं ना जाएगा, स्टे विद अस। जी, ब्रेक के बाद प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। नाज़रीन, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान मामला दुरुस्त समत पर जाते दिखाई नहीं दे रहे, कशीदगी बढ़ती जा रही है। दोस्त ममालिक ने सालसी की कोशिश की, बल्कि कोशिशें की, लेकिन कोई फ्रूटफुल रिजल्ट्स दिखाई नहीं दिए। मुसलसल अफ़गान सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है। आज वज़ीर इत्तलात अता तारड़ साहब ने भी बड़ा तफसील से बताया कि किस तरीके से हालिया दिनों में जो बड़े दहशतगर्दी के वाक़यात हुए, उनमें अफ़गान सरजमीन और अफ़गानिस्तान के लोग जो हैं, अफ़गानिस्तान के दहशतगर्द, उन्होंने पाकिस्तान के अंदर कार्रवाइयाँ की। सवाल ये कि चीज़ें बेहतर हो सकती हैं या नहीं, नहीं तो फिर ये सिलसिला आगे किस तरफ जाएगा। प्रोग्राम के हिस्से में इस पर गुफ्तगू करेंगे और उसके लिए मुझे ज्वाइन किया है सीनियर जर्नलिस्ट ताहिर खान साहब ने पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के मामलों पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। ताहिर भाई, बहुत शुक्रिया आपका, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सर, सबसे पहले ये बताइएगा, कोशिशें तो की गई दोस्त ममालिक की जानिब से कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान मामलात को बेहतर किया जाए, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जो वाना में कैडेट कॉलेज में हमला हुआ, फिर इस्लामाबाद कचहरी में जो धमाका हुआ, और उसके बाद ये जो FC हेडक्वार्टर्स पर हमला हुआ, तीनों के पीछे जो है वो अफ़गानिस्तान के लोग जो हैं वो उसमें मुलव्वस हैं। आप हालात को किस रुख पर जाते देख रहे हैं? बहुत शुक्रिया। मेरी नज़र में हालात सही सिमत इसलिए नहीं जा रहे हैं कि पाकिस्तान के जो मुतालबात तालिबान हुकूमत से हैं वो पूरे नहीं हो रहे हैं। उसकी तरफ उनका अभी तक ऐसा जवाब नहीं आया जो पाकिस्तान को मुतमईन कर सके, और यही वजह है कि पाकिस्तान में मायूसी गुज़िश्ता 4 सालों में तो पाकिस्तान बर्दाश्त करता रहा, लेकिन लगता है कि जिस तरह पाकिस्तान में हमले होते हैं और पाकिस्तानियों का यही मौक़िफ़ है कि 60% तालिबान आने के बाद इजाफ़ा हुआ है हमलों में, तशद्दुद के वाक़यात में और टेररिज़म में, शिद्दत पसंदी में, और तकरीबन 4000 पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग शहीद हुए हैं गुज़िश्ता 4 सालों में, जब से तालिबान हुकूमत आई है अगस्त 2021 के बाद। और अभी भी तकरीबन वही सूरत हाल है। अब आपके सामने कल पेशावर में हमला हुआ, 11 नवंबर को इस्लामाबाद में हमला हुआ, फिर वाणा में जनूबी वज़ीरिस्तान में कैडेट कॉलेज पे हमला हुआ। तो जब तब्दीली नहीं आती, और पाकिस्तान का यही मौक़िफ़ है कि ये ग्रुप्स जो है ये अफ़गानिस्तान से ऑपरेट करते हैं, अफ़गान तालिबान तो इसको नहीं मानते, लेकिन यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट्स देखें और जितने भी आलमी फोरम्स पे कोई इजलास होता है, कोई कॉन्फ्रेंस होती है, कोई मीटिंग होती है, रीजनल कंट्रीज़ का अगर कोई इस तरह का सिलसिला बनता है, तो सब में इन ग्रुप्स का अफ़गानिस्तान में जिक्र होता है। तो अफ़गान तालिबान को देखना पड़ेगा
कि ये सिर्फ अकेले पाकिस्तान तो नहीं जो ये बात कर रहा है। तो जब तक पाकिस्तान के, जो मैं अक्सर कहता हूँ कि पाकिस्तान के बिल्कुल जेन्युइन और जायज़ मुतालिबात है, जब उसको मुस्बत जवाब नहीं आएगा तो मेरा नहीं ख्याल कि मामला सही सिमत जाएंगे, और यही वजह है कि सही सिमत नहीं जा रहे। तो ताहिर भाई ये बताइएगा कि कुछ इत्तलात ये भी हैं कि अफ़गान तालिबान ने सऊदी अरब को एंगेज किया इस हवाले से कि वो पाकिस्तान के साथ उनके ज़ामन के तौर पर सामने आए। आपके पास ऐसी कोई इत्तलात हैं कि अफ़गान तालिबान ने कहा है कि उनको कि वो रिटर्न में तो कुछ नहीं देंगे, लेकिन सऊदी अरब जो है वो उनका ज़ामन बने? क्योंकि एक अप्रोच ये भी डेवलप हो रही है कि अगर पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान फुल स्केल वॉर होती है तो उसका बड़ा इम्पैक्ट जो है वो मिडल ईस्ट पर भी होगा। तो वो जो ममालिक हैं वो दोस्त ममालिक होने के नाते भी और अदरवाइज भी बड़े कंसर्न है इस हवाले से। देखिए ना, ये सबसे पहले कतर ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सालिसी का उन्होंने प्लान किया, और जब कतर जाने का वक्त हुआ तो बाद में मालूम हुआ कि तुर्की ने भी उसी का हिस्सा है सालिसी का। तो सबसे पहले तो एक अरब मुल्क ने ये काम किया है, क्योंकि अरबों का ये है कि उनका पाकिस्तान से बहुत एक अच्छा ताल्लुक है, तकरीबन तमाम अरब ममालिक का, और सऊदी अरब उसमें सरफहरिस्त भी है, और अक्सर ममालिक पे सऊदी अरब के इत्तेहाद से एलाइज भी है। तो इस वजह से उनको ये मालूम है कि अगर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मौजूदा हालत इसी तरह रहती है, जंग होती है, तो उन पे असर इसलिए होगा कि फिर जंगों में लोगों की तवक्को होती है कि आपने उनके साथ खड़ा होना है, आपने उनके साथ खड़ा होना है, आपने उसकी सपोर्ट करनी है, आपने इसकी सपोर्ट करनी है। उनके लिए भी एक बड़ा फिर चैलेंज रहेगा कि किस तरीके से वो बैलेंस करे उसको। इसलिए उनकी कोशिश है। सऊदी अरब का मैंने सुना था कि जब ये कतर वाली सालिसी की बात आई थी तो उस वक्त मुत्तहिदा अरब इमारात का और सऊदी अरब का भी मैंने सुना था कि उनकी भी ख्वाहिश है कि उनका भी एक रोल हो उसका। तो कुछ ममालिक ऐसे हैं जिसमें सऊदी अरब भी शामिल है कि वो ज़रा खामोश सफारतकारी पे ज़्यादा यकीन करते हैं, उसी तरह अपना वो कोशिश करते हैं। तो उनका ज़रूर रोल होगा, उनका माजी में भी रोल रहा है सऊदी अरब का। हत्ता कि जो कतर में मुज़ाकरात हो रहे थे, बावजूद सऊदी अरब और कतर के उस वक्त के बड़े तल्ख ताल्लुकात के, तो इस वजह से मिडल ईस्ट पे ज़रूर इसलिए असर पड़ेगा कि अगर दो ऐसे ममालिक जिनके अक्सर के ताल्लुकात अरब ममालिक से अच्छे हैं, तो इस वजह से फिर वो एक गैर यकीनी सूरत हाल तो फिर सबके लिए होगी। बिल्कुल ठीक। अच्छा ताहिर भी, आपके चूंकि बड़े राब्ते अफगानिस्तान में भी है, मुझे ये बताइएगा कि जो अप्रोच अभी हमें काबुल में दिखाई दे रही है, जिस तरह की बयानबाजी काबुल की तरफ से हो रही है, और अभी हम ये देख रहे हैं कि जैसे ही हमारे अफगानिस्तान के साथ मामला थोड़े ख़राब हुए हैं, अफगान तालिबान का बड़ा टिल्ट इंडिया की तरफ हो गया है। तो कोई प्रेशर उनकी तरफ नहीं है? क्योंकि तजारत के लिए जितना उनको पाकिस्तान शूट करता है, भारत तो बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है उनको, फिर भी क्यों आपके नज़दीक उनकी कुर्बत बढ़ती जा रही है भारत से? पाकिस्तान का कोई नेमुल बदल एक लिहाज से नहीं है कि मैं अक्सर मिसाल देता हूँ, अब आपको भी दूंगा कि पेशावर से अगर सुबह 6 बजे एक कंटेनर सामान से भरा हुआ कंटेनर अगर जाता है अफगानिस्तान के लिए, तो वो 4 घंटे में जलालाबाद पहुँचेगा, और 4 घंटे साथ लगाओ तो 8 घंटे में वो काबुल पहुँचेगा, और काबुल से फिर सामान ला कर पेशावर पहुँच सकता है उसी रात को। ऐसा कोई नहीं है। अगर वो कहते हैं ना कि हमने अल्टरनेट रूट्स बनाने हैं, आपका राइट है, किसी मुल्क का ये हक है कि वो अपने लिए मुतबादिल तलाश करे, और अच्छी बात भी एक लिहाज से है, क्योंकि जितनी मार्केट्स आपको मिलेंगी उतना आपके लोगों की सहूलतकारी होगी। लेकिन पाकिस्तान का बड़ा मुश्किल होगा कि इसी तरह, क्योंकि अगर उन्होंने कहा चाबहार से हमने इंडिया के साथ करना है भारत से, और भारत का भी उनकी भी यही ख्वाहिश है कि हमने अफगानिस्तान के साथ चाबहार से, तो चाबहार पहले ही अफगानिस्तान का सामान पहले ईरान जाएगा, और ईरान के बाद फिर वो शिप में जाएगा, फिर भारत जाएगा। तो इस तरह वो नहीं है। अफगान तालिबान को सोचना पड़ेगा कि पाकिस्तान उनके लिए ज़बरदस्त किस्म की मार्केट है, जनूबी एशिया का सबसे जो उनको करीब पड़ेगा रास्ता, हत्ता कि चीन से उनके लिए पाकिस्तान एक सूट करता है। क्योंकि वाह खान की बात हमने सुनी है कई मरतबा। मैं 2023 में काबुल में था, तो उस वक्त उन्होंने कहा कि हम अक्टूबर तक शुरू कर देंगे वाह खान, लेकिन अभी 2025 नवंबर की है, लेकिन वाह खान का रास्ता तो शुरू नहीं हुआ। वाह खान का अगर खुलता भी है और तो वो उस तरह तो फिर तजारत नहीं हो, तो बड़ा एक मुश्किल और पेचीदा रास्ता है, सिक्योरिटी के भी इशूज़ है। तो लिहाजा अफगानिस्तान को देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान उनसे क्यों नाराज़ हुआ है। पाकिस्तान ने अगर सरहदी गुजरगाहें बंद की है तो क्यों बंद की है? क्योंकि पाकिस्तान के कंसर्न है, और कंसर्न मेरे ख्याल में जायज़ है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये बताई गई जो रीसेंट वाक़यात के अंदर मुसलसल हम देख रहे हैं कि हर वाक़ये में
जो दहशतगर्द हैं उनका ताल्लुक अफ़गानिस्तान से निकल रहा है। तो क्या ये कहना दुरुस्त है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान और जो करंट अफ़गान रजीम है ये इनकी सरपरस्ती में अब हो रहा है सब कुछ जो पाकिस्तान के अंदर हो रहा है? सरपरस्ती के लफ्ज़ से तो शायद मैं थोड़ा सा आपसे इख्तिलाफ करूं, लेकिन पाकिस्तान में तो यही सोच है कि सारा कुछ जो होता है वो अफ़गानिस्तान से ऑपरेट होता है। और मैंने जो शुरू में आपके पहले सवाल के जवाब में तो यही कहा है कि अगर पाकिस्तान वाली बात हम एक साइड पर रख लेते हैं, चलो पाकिस्तान की बात नहीं मानते, पाकिस्तान की बात दुरुस्त नहीं है, चलो ये फ़र्ज कर लेते हैं। लेकिन यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट तो मौजूद है। यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट्स में देखें कि ये जो ग्रुप्स हैं ये कहाँ पे है। दूसरी बात ये अहम है कि जो ग्रुप्स पाकिस्तानी रियासत के ख़िलाफ़ लड़ रही है वो तकरीबन तमाम अक़वाम मुत्तहिदा सिक्योरिटी कौंसिल के, अक़वाम मुत्तहिदा के दहशतगर्दों की जो फहरिस्त है उसमें शामिल है। तो फिर हर हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है। अफ़गानिस्तान तो यूनाइटेड नेशन का रुकन है एज ए रियासत, एज ए कंट्री। वहाँ पर पिछली हुकूमत का बंदा अभी तक मौजूद है, यानी अफ़गानिस्तान की सीट तो वहाँ पे है। तो अफ़गानिस्तान की सीट अगर हुकूमत दूसरी भी हो तो एज ए रियासत तो उनके फ़ैसले और उनकी चीज़ें तो उनको माननी पड़ती है। तो लिहाजा उनको ये सोचना पड़ेगा कि लोग और पाकिस्तान, जिस तरह आपने सवाल किया, यह सवाल तो काफ़ी लोगों के जहनों में है और उनको जवाब देना अफ़गान हुकूमत ने है कि पाकिस्तानी अगर इस तरह सोचते हैं तो क्या ये गलत है या इसमें कोई वज़न नहीं है या पाकिस्तान वैसे कोई बात करता है। तो लिहाजा उनको देखना पड़ेगा कि ये सोच पाकिस्तान में क्यों पैदा हो गई। पाकिस्तान तो वो मुल्क था जब तालिबान ने काबुल कंट्रोल किया 2021 अगस्त में, तो सबसे पहले पाकिस्तान ने अफ़गान सफारतखाना तालिबान के हवाले किया। पाकिस्तान ने खुसूसी OIC के वज़ीर ख़ारिजा की कॉन्फ्रेंस बुलाई इस्लामाबाद में। पाकिस्तान ने 6 पड़ोसी ममालिक का ग्रुप बनाया और इन तमाम का मकसद था अफ़गानिस्तान की तालिबान हुकूमत को सपोर्ट करना, उनकी हिमायत करना, उनके साथ मदद करना। लेकिन आखिर पाकिस्तान अगर तब्दील हुआ है तो ये तो अफ़गान तालिबान को सोचना पड़ेगा कि क्या हुआ, ये क्यों हुआ। बिल्कुल ठीक। अच्छा ताहिर भाई, ये भी बताइएगा, मेरी अफ़गान हुकूमत में कुछ बड़े अहम जो लोग हैं जो करंट लीडरशिप में, उनसे भी इस हवाले से बात हुई। वो भी बड़े कंसर्न थे कि अफ़गान हुकूमत के कुछ फ़ैसले गलत हैं। जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स जो कुछ कर रही है, जो कुछ भारत में हुआ जब मुल्ला अमीर मुत्तकी वहाँ पर मौजूद थे और अभी भी जो भारत से कुर्बतें हैं उनके ऊपर उनके भी कंसर्न्स थे। आपको लगता है कि ये अप्रोच है वहाँ पर कि जो फैसले काबुल में हो रहे हैं वो दुरुस्त फैसले नहीं है और वहाँ पर एक बड़ा ग्रुप जो है वो इन फैसलों के खिलाफ खड़ा है और वो चाहता है कि अच्छी एंगेजमेंट हो, पॉजिटिव एंगेजमेंट हो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान? आप अगर पाकिस्तान के गुज़िश्ता जब से ताल्लुकात ज़्यादा ख़राब नहीं हुए थे, तालिबान के काबुल में दाखिल होने के बाद, फिर जब उनकी हुकूमत बनी काबीना सितंबर के पहले हफ्ते में, उस दिन से लेकर के जब तक ताल्लुकात ख़राब नहीं थे, पाकिस्तान का हर फोरम पे यही मौक़िफ़ था, दुनिया से कहता था कि आप तालिबान को इंगेज करें, तालिबान को अकेले ना छोड़े। वहाँ पे 43 साल जंगें हुई हैं, अफ़गानिस्तान काफ़ी सारा नुकसान उठाना पड़ा है। तो ये मैं वही दोबारा बात करूँगा कि डिसएंगेज पाकिस्तान क्यों हुआ, आज क्यों पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान सफ़र नहीं होते, दौरे नहीं होते और तलखियाँ पैदा हुई, हत्ता कि अक्टूबर में जंग भी हो गई लिहाज से। तो ये तो उनकी जिम्मेदारी है, पाकिस्तान को तो कोई इशू नहीं है। पाकिस्तान उसको क्या कहते हैं? पाकिस्तान उसको कहते हैं उन लोगों को रोको, उनको गिरफ्तार करो, उनको जेलों में डालो, उनको हमारे हवाले करो जो हमारे खिलाफ लड़ते हैं। बस इस तरह सिंपल सा सवाल है। तो लिहाजा अगर इसका जवाब मुस्बत नहीं आएगा तो फिर तो जो अभी हो रहा है, जो पाकिस्तान कभी कभी रिएक्ट करता है, हालांकि मैं ताकत के इस्तेमाल का बिल्कुल भी हामी नहीं हूँ, क्योंकि जंगें आपको मसाइल का हल नहीं देती। जंगें आपके मज़ीद पेचीदगियाँ पैदा करती है, नुकसान होगा। पाकिस्तान पहले से बड़े सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना है। अफ़गानिस्तान में 45 साल लड़ाइयाँ हुई है। अफ़गानिस्तान के लोगों को अमन चाहिए, अफ़गानिस्तान लोगों को अच्छी मईशत चाहिए, अफ़गानिस्तान के लोगों को तालीम चाहिए और पाकिस्तान में भी अमन हमारा हक है पाकिस्तानियों का कि हम बे अमन और सुकून के साथ रहें। और ये काम अगर नहीं होता तो दोनों की बदकिस्मती होगी। बहुत शुक्रिया ताहिर भाई, अपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, ताहिर खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। बड़ा तफसीलन उन्होंने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मामलों पर गुफ्तगू की। प्रोग्राम में एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे भारत में इस वक्त जो उनकी फ़िज़ाइया के चीफ़ हैं अमरप्रीत सिंह, उनके ख़िलाफ़ बगावत का इम्कान है, वजूहात क्या हैं, क्यों भारत की फ़िज़ाइया
अपने पायलट्स की ज़िंदगी को खुद दाव पर लगा रही है। ब्रेक के बाद इसको डिस्कस करेंगे, कहना जाएगा। स्टे विद अस। जी, ब्रेक के बाद प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद नाज़रीन। हमने देखा कि दुबई में एयर शो के दौरान अभी भारत का तेजस तैयारा जो है वो तबाह हुआ और विंग कमांडर नमन जो उसको उड़ा रहे थे वो भी उसमें हलाक हुए। हम ये देख रहे हैं कि मुसलसल इस तरह के एपिसोड्स भारत में हो रहे हैं। पहले MiG-21 जिसको फ्लाइंग कॉफिन कहा जा रहा था, और भारतीय फ़िज़ाइया में बहुत से लोग बड़ी तनकीद करते थे कि इनको ग्राउंड कर देना चाहिए, इनको रिटायर कर देना चाहिए, लेकिन बड़ी देर लगाई भारतीय फ़िज़ाइया ने। फिर तेजास से मुतालिक तो भारतीय एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ओपनली ये कह चुके हैं कि इनके इंजन्स जो हैं वो रिलायबल नहीं है। तो जब उनको इस चीज़ का अंदाज़ा है कि ये रिलायबल नहीं है, तो जानते बूझते अपने पायलट्स को उनकी जान को ख़तरे में डालना, इसका मकसद क्या है? फिर हम ये देख रहे हैं कि जो मई में पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग हुई जिसमें पाकिस्तान ने फैसला कुन बरतरी हासिल की, उसके बाद बहुत से इंडियन डिफेंस एक्सपर्ट्स का ये ख्याल है जो इंडिपेंडेंट एनालिसिस देते हैं कि अमरप्रीत सिंह के खिलाफ इस वक्त एक बगावत का एलिमेंट जन्म ले रहा है भारतीय फ़िज़ाइया के अंदर। इसकी क्या हकीकत है, इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। फिर हम देख रहे हैं कि राजनाथ सिंह भारतीय डिफेंस मिनिस्टर वो सिंध से मुतल्लिक बार बार स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। पहले सर क्रीक से मुतल्लिक उन्होंने बात की, फिर त्रिशूल के नाम से जो इंडियन डिफेंस फोर्सेस की जो एक्सरसाइज थी वो भी साउथ साइड पे थी, और अभी फिर सिंध से मुतल्लिक उन्होंने जो स्टेटमेंट दी। इसका मकसद क्या है, पॉलिटिकली क्या मोटिव्स हैं इसके पीछे, इसको भी प्रोग्राम के हिस्से में डिस्कस करेंगे। और इसके लिए मुझे ज्वाइन किया है भारत से रीनाउंड इंडियन जर्नलिस्ट अजय शुक्ला साहब ने। अजय भाई, बहुत शुक्रिया आपका, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सर, सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा, ये जो तेजस क्रैश हुआ है और इसके अंदर विंग कमांडर नमन जो है वो हलाक हुए हैं, अमरप्रीत सिंह ओपनली ये कह चुके हैं कि उनको इनके इंजन्स जो है वो रिलायबल नहीं लगते, फिर क्यों जानते बूझते भारतीय फ़िज़ाइया अपने पायलट्स की जिंदगी को खतरे में डाल रही? देखिए, निश्चित रूप से ये बहुत दुखद हादसा है, और निश्चित रूप से इसके लिए हमारे पास में दुख के कोई शब्द नहीं है, क्योंकि एक दुनिया के लेवल का एक जो है एयर शो था, और इसमें तमाम डिफेंस की कंपनियों ने अपने अपने प्रोडक्ट्स पेश किए थे। हमारे यहाँ से भी तेजस गया था। हमारे यहाँ कोशिश हुई है कि तेजस को एक बेहतर बनाया जाए, लेकिन शायद कुछ खामियां रही हैं, और उन खामियों की जो वजह है अभी तक वैसे तो कोई अभी टेक्निकल रिपोर्ट सामने नहीं आई है ऑफिशियली, लेकिन अनऑफिशियली जो पता चल रहा है वो ये पता चल रहा है कि 2016 में जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट एक्ट पास किया था नरेंद्र मोदी सरकार ने, उसमें जो भारत का HAL था, जो बहुत पुख्ता चीजें बनाता था और डिफेंस से रिलेटेड, चाहे हमारे ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज में हो चाहे इसमें हो, तो उसमें एक चीज कर दी गई कि अब उसके अंदर प्राइवेट पार्टनर्स जो है आकर के काम कर सकेंगे। तो आउटसोर्स करके उसके 500 पार्ट्स जो है तमाम जगह से लिए गए, तमाम कंपनियों से, और उन पार्ट्स में क्या कमी हुई है क्या नहीं हुई है वो सामने आएगा, क्योंकि जिन कंपनियों से लिए जा रहे हैं वो 100% तो खुद बनाते नहीं। कई के बारे में ये है कि कुछ इजराइल से लिए जाते हैं, कुछ चाइना से लिए जाते हैं, और उसके बाद इंडिया में वो सप्लाई कर देते हैं। ये सही, तो इस तरह की स्थिति है। इसको लेकर के हमारे यहाँ जो है पार्लियामेंट में भी सवाल उठ चुका है कि जो मेक इन इंडिया बताया जाता है वो मेक इन इंडिया ना हो के असेंबल्ड इंडिया हो गया है। राहुल गांधी तो इसको बड़ा इसको क्रिटिसाइज भी करते हैं कि मोदी इस हवाले से गलत फैक्ट्स जो हैं वो इंडियंस के साथ शेयर करते हैं। अजय भी, आप चूंकि बड़ा एक न्यूट्रल और इंडिपेंडेंट ओपिनियन रखते हैं, मुझे ये बताइएगा कि एयर फोर्सेस या कोई भी दुनिया की कोई भी फोर्स जो है वो अपनी गलतियों से सीखती है। हमने देखा 2019 में जब पाकिस्तान और भारत की फिजाइया आमने सामने आई फरवरी में, उस वक्त भी पाकिस्तान ने भारत के 2 जहाज गिराए, एक Su-30 और एक MiG-21, जिसमें अभिनंदन वर्तमान जिसको हमने अरेस्ट किया और बाद में हमने वापस भारत के हवाले किया। लेकिन उसके बाद मुसलसल भारत का मीडिया जो है वो वही नैरेटिव बेचता रहा जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं था। मई में भी जो शिकस्त हुई भारत की फिजाइया को, हमने 7 के करीब आपके फाइटर जेट्स को गिराया, क्या आप समझते हैं कि इसके पीछे एक बड़ी वजह यह है कि भारतीय फिजाइया जो है उसने माजी से सबक नहीं सीखा और जो मंजन जो झूठ भारतीय मीडिया फैलाता रहा और उसी को वो टो करते रहे और नई सीखने की वजह से इस मकाम तक उनको पहुंचना पड़ा? हिंदुस्तान का मीडिया निश्चित रूप से उसको लेके मैं भी कहूंगा
कि कई सारी चीजें सामने आई ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। जितना उसने झूठ परोसा वो हमें शर्मसार करता था, और हम उसके लिए जरूर ये मानते हैं कि कुछ गलतियां हमारी तरफ से हुई हैं और कुछ सबक जो लेने चाहिए थे वो नहीं लिए गए, यह भी सही है जी। अच्छा, ये बताइएगा कि जो आप बात कर रहे थे एविडेंसेस की, पाकिस्तान ने तो जो क्लेम किया, आपका मीडिया इनिशियली वो सब कुछ रिपोर्ट करता रहा। भारतीय मीडिया पर हम लोगों ने इनिशियली देखा जब उन्होंने बताया कि इन जगहों पर जो है वो उनके जेट्स जो है वो गिरे हैं। बाद अज़ां एक नई स्टोरी जो है वो सामने आई। मुझे याद है मैंने आपकी भी बहुत ज़्यादा जो है वो इंटरव्यूज सुने उस सारे टाइम पे, तो आप भी इसके ऊपर जो है वो तनकीद कर रहे थे कि हम क्यों सवाल नहीं कर रहे अपनी गवर्नमेंट से कि पाकिस्तान ने किस तरीके से भारत के इतने जहाज गिरा दिए। देखिए, मैं फिर एक चीज कहूंगा, मैंने खुद भी कहा उस समय जब ये हुआ, क्योंकि जो इंफॉर्मेशन आई हमने भी कहा कि हाँ कुछ ये गिरे हैं और ऐसे ऐसे इंफॉर्मेशन है। क्यों? क्योंकि जो इंफॉर्मेशन पाकिस्तान और चाइना की तरफ से आई थी उसको लेके हमने ट्वीट किया और राजनाथ सिंह सहित पूरा डिफेंस मिनिस्ट्री से इस पे क्वेरी करी। डिफेंस मिनिस्ट्री से हमने भी कहा यदि आप इस पे जवाब नहीं देंगे तो फिर हमें लगेगा इसका मतलब है वो सही कह रहे हैं, उन्होंने जवाब नहीं दिया। इसलिए हमने भी कहा कि हाँ इसका मतलब है कि गिराए गए हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि एविडेंस ना तो मेरे पास है, हमने भी आपका जो आरोप था उसी के आधार पर उनसे सवाल किया था और जवाब नहीं दिया, इसलिए हमने ये माना कि हाँ शायद सही कह रहे हैं, इसीलिए जवाब नहीं दे रहे हैं। मुझे ये बताइएगा अजय भाई, हमने देखा है कि ये जो मे का कॉन्फ्लिक्ट था उसके बाद से इंडिया में कुछ डिफेंस एक्सपर्ट्स, मैं नाम लूंगा प्रवीण सानी साहब, बड़े प्रोमिनेंट डिफेंस एक्सपर्ट हैं। प्रवीण सानी साहब बहुत क्रिटिसाइज कर रहे हैं एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह साहब को, और उनका ये भी कहना है कि जिस तरीके से अमरप्रीत सिंह साहब मुख्तलिफ इवेंट्स में जाके जो पाक भारत जंग से मुतल्लिक जो झूठ बोल रहे हैं उससे बड़ा मोराल गिर रहा है भारतीय फ़िज़ाइया के पायलट्स का। एक तो ये फैक्टर, सेकेंडली ये जो अभी पहले MiG-21 और अब तेजाज से मुतल्लिक जो चीज़ें सामने आ रही हैं कि वो रिलायबल नहीं थे, बावजूद इसके अपने पायलट्स की ज़िंदगी को ख़तरे में डाला गया। कोई बगावत का ख़तरा है, क्योंकि कुछ भारतीय एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि जिस तरीके से अमरप्रीत सिंह लीड कर रहे हैं इंडियन एयरफोर्स को, बड़ा मुश्किल है कि वो अपने लोगों को ठीक तरीके से चला सकें। नहीं, इस बात से मैं बिल्कुल पूरी तरह से इत्तफाक रखता हूं, उन्होंने सही कहा। और जो हम अभी हालिया के दौर में देख रहे हैं कि तमाम सारे आर्मी चीफ, एयर आर्मी चीफ या दूसरे नेवल आर्मी चीफ, ये सारे लोगों की तरफ से जो बयानात आते हैं वो पॉलिटिकल तरह से दिखते हैं, जो कि पहले कभी नहीं होता था। ये हमें लगता है हमारी आर्मी के लिए भी बड़ा सेटबैक है कि इस तरह की बजाय हमें आर्मी को स्ट्रांग बनाने पे और उसको बेहतर बनाने पे जोर देना चाहिए। झूठ बोलने की बजाय हमें ये कहना चाहिए कि हाँ ये घटना हुई और हम इसका ये कर रहे हैं। जितना ज्यादा आप ट्रांसपेरेंट रहेंगे उतना बेहतर करेंगे और मुझे लगता है उतना ही सुधार होगा, क्योंकि जब आप आंकड़े छिपाते हैं, डेटा छिपाते हैं, तो फिर आप कैसे सही एनालिसिस कर सकते हैं। एनालिसिस करने के लिए आपको डेटा सही लाना पड़ेगा, उस पे कारण जानने पड़ेंगे, पूरा जो है थॉरोली आपको इंक्वायर करना पड़ेगा। वो चीजें न होने से निश्चित रूप से हमें नुकसान हो रहा है, हम इस बात को मानते हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये भी बताइएगा अजय भाई कि हम ये देख रहे हैं कि 4 साल पहले जिस वक्त अफगान तालिबान ने काबुल टेक ओवर किया, उस वक्त भारत में जो है वो ये बातें हो रही थी कि ये दहशतगर्द हैं, इनके साथ किसी तरह की कोई बातचीत नहीं होगी। लेकिन अभी हाल ही में जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मामला थोड़े ख़राब होते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि बड़ी कुर्बत है दोनों ममालिक के दरमियान। इनफैक्ट उससे कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान तो ये समझते हैं कि जो हालात की ख़राबी है उसमें भी कहीं ना कहीं भारत जिम्मेदार है। ये जो अचानक मोदी हुकूमत को अफगानिस्तान और उसकी जो हुकूमत से इतनी मोहब्बत जो है वो उनके दिल में पैदा हो गई है, आपके नज़दीक इसकी वजह क्या है? देखिए, मैं भी मानता हूं कि लंबे समय से हमारा ये मानना था कि तालिबान कभी अच्छा नहीं है और तालिबान निश्चित रूप से हिंदुस्तान क्या पूरी जो है इंसानियत के लिए वो खतरा है। और जिस तरह से वो करता है, जिस तरह से उसके एक्शंस हैं, वो बेहतर नहीं है। इस बात को लेकर के हमारे यहाँ भी लगातार उठता रहा। ये हमारे लिए भी बहुत बड़ा सेटबैक था
कि अचानक ऐसा क्या हो गया कि हमने तालिबान के साथ में इस तरह से उसे मान्यता भी दे दी और हमने उसको आकर के हिंदुस्तान में बुला करके उसका जिस तरह से रेड कारपेट स्वागत किया, ये हमारे लिए खुद अपने आप में ये रेड कारपेट वेलकम हमें खुद सेटबैक देता है। ये लेकिन जब इसको लेके पॉलिटिकली बीजेपी का ये कहना है, जो गवर्नमेंट है, कि हालात बदलते रहते हैं और हालात जब बदलते हैं तो हमें अपनी लेकिन ये तो गवर्नमेंट का कहना है। आपको खुद नहीं लगता कि ये पाकिस्तान के साथ चीजों को एक्सप्लॉइट करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ये सब कुछ कर रही? संभव है, मैं इससे इनकार नहीं कर सकता हूं। मेरा मानना है कि इस तरह की स्थिति हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तान से जब हमारी यदि लड़ाई है तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से उसका पड़ोसी जिससे उसकी लड़ाई है वो दूसरे का एक सेट वो फार्मूला है कि एक दुश्मन दूसरे दुश्मन का दोस्त होता है, तो शायद वो स्थिति हो और उस कारण से ऐसी स्थिति। बिल्कुल ठीक है जी भाई, बहुत शुक्रिया आपका। मैं तो चाहता था कि अभी इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान एक मरतबा फिर जो जंग का माहौल बन रहा है और जो राजनाथ सिंह की स्टेटमेंट्स उनके ऊपर भी आपसे गुफ्तगू करता है, लेकिन मेरे पास प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। फिर इंशाल्लाह किसी प्रोग्राम में आपके साथ इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन करेंगे। नाज़रीन, भारतीय सहाफ़ी अजय शुक्ला साहब हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू उनकी तफसीलें आपने सुनी। आज के प्रोग्राम से इतना ही, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। तब तक के लिए हैदर हयात खान और इनसाइट की टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।